नमस्कार दोस्तों, जय स्टडी के लॉ प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आइए आज के प्रश्न और उत्तर को देखते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 किन तथ्यों के संबंध में सुसंगति का नियम प्रतिपादित करती है। ठीक है, तो धारा 8 किन नियमों सुसंगति का नियम प्रतिपादित करती है। उसमें हेतु होता है, उसमें तैयारी होती है और उसमें पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती आचरण होता है या उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है यह क्या है, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। धारा 8 में हेतु को भी बताया जाता है, तैयारी को भी बताया जाता है और पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती आचरण को भी दर्शाया जाता है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अनुसार कोई भी तथ्य जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का हेतु या तैयारी दर्शित या गठित करता है वह सुसंगत है। जबकि धारा के दूसरे पैरा में पक्षकारों, उनके अभिकर्ताओं एवं भुक्तभोगी व्यक्तियों के पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती आचरण के बारे में सुसंगता का प्रावधान है। ठीक है, आइए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। R.M. मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है कि एक प्रासंगिक बातचीत का समकालीन टेप रिकॉर्ड एक प्रासंगिक तथ्य है। यह क्या है, प्रासंगिक बताता है, रेस जेस्टे बताता है, स्वीकार्य बताता है या दस्तावेज। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण मामला किससे संबंधित है, ऑप्शन बी यानी रेस जेस्टे, जिसे किसमें साक्ष्य अधिनियम में बताया गया है, धारा 6 में। ठीक है, एक ही संव्यवहार के में। आइए इसकी व्याख्या कर देख लेते हैं। R.M. मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य 1973 SCC 471 का वाद साक्ष्य अधिनियम धारा 6 के अंतर्गत एक ही संव्यवहार का भाग होने संबंधित तथ्यों की सुसंगता जिसे रेस जेस्टे सिद्धांत से संबंधित है। इस वाद में न्यायालय ने बातचीत के दौरान वार्तालाप की टेप की गई बातों को सुसंगत माना था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण केस है, इसे जरूर पॉइंट नोट एक कॉपी बनाकर लिखते जाइए। जो महत्वपूर्ण केस है, केस से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न धाराओं में से किसमें अन्यत्र उपस्थिति संबंधित प्रावधान दिया गया है। धारा ए क्या है, धारा 7 में, धारा 6 में, सी धारा 4 में, डी धारा 11 में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपका होगा धारा 11। यह किसका प्रावधान करती है, अन्यत्र उपस्थिति, जिसे क्या बोलते हैं, प्ली ऑफ एलबी। डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, धारा 7 हमने क्या देखा, हेतु और परिणाम के बारे में बताया गया है। धारा 6 हमने अभी देखा, एक ही संव्यवहार के बारे में बताया गया है। धारा 4 क्या कहती है, उपधारणा करेगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 11 में अन्यत्र उपस्थित संबंधी प्रावधान दिया गया है, जबकि धारा 7 में विवादक तथ्यों के प्रसंग, हेतु या परिणाम, हेतु, तैयारी और आचरण धारा 8 में है, अभी देखे थे ऊपर। धारा 6 में एक ही संव्यवहार, अभी देखा, और धारा 4 में उपधारणाओं के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत प्रयुक्त मन की दशा प्रकट करती है। तो यानी धारा 4 क्या बताती है, मन स्थिति को बताती है। तो ये हमारा प्रश्न है, इसमें ऑप्शन कौन कौन सी मन स्थिति के बारे में पूछा गया है। आशय को प्रदर्शित करता है, ज्ञान को या सद्भाव को, या ये सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 में प्रयुक्त पद मन की दशा में आशय, ज्ञान, सद्भाव, उपेक्षा, उतावलापन, वैमनस्य, सदिच्छा, शरीर की दशा एवं शारीरिक संवेदना सम्मिलित है। यानी मन दशा में यह सारी चीज़ें सम्मिलित हैं। तो धारा 14 किससे है, मन स्थिति से। अगला प्रश्न है हमारा, साक्ष्य अधिनियम निम्नांकित धाराओं में से कौन सी धारा स्वीकृति को परिभाषित करती है।
तो वह कौन सी धारा स्वीकृति को परिभाषित करती है? तो वह है धारा 17। ठीक है, ऑप्शन सी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 स्वीकृति को परिभाषित करती है, जिसके अनुसार स्वीकृति वह मौखिक या दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट कथन है जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करता है। तो स्वीकृति कहाँ पर है? धारा 17 में। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय दंड संहिता से है यह। एक जल्लाद जो न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किसी कैदी को फांसी पर लटकाया है, किस आधार पर आपराधिक दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी है? तो आपके पास ऑप्शन है धारा 77, धारा 79, धारा 78 और धारा 76। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा आपका धारा 78। भारतीय दंड संहिता की धारा 78 में उसे छूट प्रदान की जाएगी। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 78 के अंतर्गत मृत्युदंड को निष्पादित करने वाले जल्लाद को आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति प्राप्त होगी। और धारा 78 यह उपबंध करती है कि कोई बात जो न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में की जाए या उसके द्वारा अधिदिष्ट हो, यदि वह उस निर्णय या आदेश के प्रयुक्त रहते की जाए, अपराध नहीं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यदि एक अपराधी को केवल जुर्माने से दंडित अपराध के लिए, और वह जुर्माना क्या है? 1000 रुपये, कट गया थोड़ा, क्या है? 1000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है, तब जुर्माना न देने की दशा में उसे दिए जाने वाले कारावास की अवधि अधिक से अधिक कितनी निम्न हो सकेगी? ऑप्शन है आपके पास 4 महीने, बी है 6 महीने, सी है 1 साल और डी है 2 साल। यह प्रश्न हमारा किस सेक्शन से संबंधित है? यह धारा 67 में इस प्रकार के नियम का उल्लेख किया गया है। तो इसमें जो अधिकतम कारावास है हमारा वह कितना है? ऑप्शन बी यानी 6 महीने। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 67 के अनुसार जब अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है तो जुर्माना न देने पर कारावास सादा होगा। और अवधि अब क्या होगी? यदि जुर्माना 50 रुपये का लगाया गया है तो वह 2 माह तक का कारावास होगा, और 100 रुपये से अगर अधिक न हो जुर्माना तो कारावास 4 माह तक का होगा, और अन्य किसी भी दशा में आपको अधिकतम कितना? 6 माह से अधिक की सज़ा नहीं हो सकती। इसलिए जब जुर्माना 1000 रुपये का है तो कारावास अधिकतम 6 माह तक हो सकता है। यानी 50 रुपये का अगर नहीं दे पा रहा है तो 2 माह की सज़ा, 100 रुपये से अधिक नहीं है तो 4 माह की सज़ा, और उसके बाद चाहे जितना भी हो वह 6 महीने से अधिक इसमें कारावास का प्रावधान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय दंड संहिता द्वारा परिभाषित शब्द दंड की परिभाषा में नहीं आता है? संपत्ति का समपहरण, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी प्रताड़ना, ऑप्शन सी अर्थदंड और ऑप्शन डी कारावास। अब पढ़ते ही आपको यह पता चल गया होगा कि दंड की बात की जा रही है। तो किस धारा में है? धारा 53 में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो कितने प्रकार के दंड हैं? 5 प्रकार के, जिसमें संपत्ति का समपहरण है, अर्थदंड है, कारावास भी है, आजीवन कारावास भी है, लेकिन प्रताड़ना इसमें नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। किससे? प्रताड़ना। आइए इसका उल्लेख भी देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 द्वारा परिभाषित दंड की परिभाषा में नहीं आता। क्या? प्रताड़ना नहीं आता है। आता क्या क्या है? मृत्यु का है, आजीवन कारावास का है, कारावास जो 2 प्रकार के होंगे, सादा या कठोर कारावास, और चौथा है संपत्ति का समपहरण, और 5वां है जुर्माना। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा,
भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्न में से कौन सी धारा एकांत परिरोध का प्रावधान करती है? ऑप्शन है आपका धारा 71 ए, ऑप्शन बी धारा 72, ऑप्शन सी धारा 73, ऑप्शन डी धारा 74। तो इसका सही उत्तर जो होगा आपका वह होगा ऑप्शन सी धारा 73। ये किसका प्रावधान करती है? एकांत परिरोध का। और धारा डी करता है एकांत परिरोध के लिए समय क्या होगा। आइए ऑप्शन देख लेते, उल्लेख इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 73 में एकांत परिरोध का प्रावधान किया गया है, जो अधिकतम कितने माह तक का हो सकता है? 3 माह का हो सकता है। और धारा 71 में कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि है। धारा 72 में कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। और धारा 74 में एकांत परिरोध की अवधि क्या होगी उसके बारे में उपबंध किया गया है। ठीक है, तो ये आपका आज का सेशन यही समाप्त होता है। इसमें आपके सभी बताया गया है। हाँ, जो धारा 74 का धारा 74 जो समय बताता है उसमें यह बताया गया है कि अगर 6 माह से अधिक का कोई दंड है नहीं है तो उसका एकांत कारावास कितना होगा? 1 माह। और अगर कोई दंड 6 माह से अधिक लेकिन 1 वर्ष से कम हो तो उसका एकांत परिरोध काल क्या होगा? 2 माह। और अगर कोई दंड कारावास की अवधि 1 वर्ष से अधिक हो, 1 वर्ष से अगर अधिक होगी तो उसका जो दंड होगा एकांत परिरोध वह क्या होगा? 3 माह। 3 माह से अधिक किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आज के आपके प्रश्न और उसकी व्याख्या रहे। इसे रोज़ देखते रहिए, आपको एग्ज़ाम हाल में सहज महसूस कराएंगे। ठीक है, हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, हमारे प्रोग्राम से जुड़िए, हमारे द्वारा चलाए गए कार्यक्रम से अगर आप संतुष्ट हैं तो अधिक से अधिक शेयर करिए और 9453 नंबर पर आप संपर्क करिए। हमारे संस्थान के द्वारा सभी सब्जेक्ट और सभी एग्ज़ाम के अंतर्गत तैयारी हमारे अनुभवी विशेषज्ञों के द्वारा कराया जाता है, तैयारी कराई जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।